तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बायो का एक चैप्टर है। जिस तरह से हमने मैटर का पढ़ा, वैसे ही ये बायो का बेसिक चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद एपी साइंस टूल्स। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, तो यही हमारी जो सेल है वही हमारी लाइफ की बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है, जिससे हमारी बॉडी, पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। पूरी बॉडी हमारी इसी सेल से बनी हुई है। जिस तरह से एक मकान में ईंटों से पूरा मकान बनता है, पूरा हाउस बनता है, उसी तरह से जो ये सेल है हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो ये सेल जो है किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक ट्री के बाग में कॉक स्लाइस निकाली थी। कॉक स्लाइस क्या होता है? एक कॉक जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है, ट्री का ही, बाग का सब्सटेंस होता है। तो उस सब्सटेंस को जब इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा, प्रिमिटिव मतलब तब इतने ज्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जब उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा तो इसको देखा तो उसके स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसा था। हनीकॉम्ब मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते जैसा, यानी कि पेंटागोनल शेप के बॉक्सेस जैसे जुड़े हुए हों, इस तरह से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया और इसका उन्होंने नाम दिया सेल। और सेल क्या? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया था और उसका नाम दिया था सेल। और सेल किससे उन्होंने डिस्कवर किया था? कॉर्क स्लाइस से। क्लियर? फिर एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उनका नाम था लीवन हॉक। क्या? तो इन्होंने कुछ पहले, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से तो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रक्चर बता पाया था, लेकिन जो लीवन हॉक थे उन्होंने जब इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप यूज किया था तो वो सेल के बारे में और ज्यादा बता पाए। क्लियर? इसके बाद क्या है कि जो सेल है, सेल के अकॉर्डिंग, यानी कि सेल के जो टाइप्स हैं या सेल के शेप हैं, इसके अकॉर्डिंग सेल जो है और उसके ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो सेल के अकॉर्डिंग कि हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो दो में डिवाइडेड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास सिंगल सेल, यानी जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है। मल्टीसेलुलर मतलब जो मोर देन वन। क्लियर? जो मोर देन वन सेल से बना है उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड जो एक सेल से बना है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जैसे अमीबा है, ठीक है। एक पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये जो है ये सिंगल सेल के होते हैं, यानी सिर्फ एक सेल के ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी जितने भी प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स, ये क्या है? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मोर देन वन, इसमें और बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स मिलकर प्लांट और एनिमल्स बनाते हैं। क्लियर? और ये जो सेल की हमारी जो बॉडी है या प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, कि वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जितना भी है वो किससे बना है? सेल से। यानी कि सेल जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट है, वो ये जो सेल थ्योरी थी, ये वाली थ्योरी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लियर किया था, स्केल्डेन एंड स्वान। उन्होंने ही बताया था कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स
they are made up of cells, and the cells is the basic unit of life. ये इस थ्योरी को ही सेल थ्योरी कहते हैं, और ये थ्योरी किसने दी थी? स्कैंडन एंड स्वान ने. क्लियर? अब हम आते हैं कि कितने काइंड्स के सेल होते हैं. सो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स. तो फर्स्ट वन है काइंड्स ऑफ सेल. तो फर्स्ट वन है स्मूथ मसल सेल. ठीक है, देखो जो सेल है उनके शेप और साइज ये सब डिफरेंट होते हैं. हर सेल का कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, और उसके जो फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. यानी कि जो सेल, जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका अलग अलग काम होता है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो, चाहे जितने भी बाहर हमें दिखाई दे रहे हैं वो ऑर्गन्स हो, उनके सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं. इसी तरह जो सेल है हमारी बॉडी में, उन सेल का भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो डिवाइडेड होते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले यानी कि स्मूथ मसल सेल. सेकेंड है ब्लड सेल. स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप में होते हैं. स्पिंडल मतलब इस तरह से कुछ. क्लियर? तो स्मूथ मसल सेल्स स्पिंडल शेप के होते हैं, जो यहाँ ट्रैपिंग एंड्स होते हैं. सेकेंड है ब्लड सेल्स, ये स्फेरिकली होते हैं. ठीक है. थर्ड आता है नर्व सेल. नर्व सेल हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है. सबसे बड़ा सेल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सब होते हैं, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो नर्व सेल जो है सबसे बड़ा होता है, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ये आउटर लेयरिंग होती है इसकी. ये इसकी डेंड्राइट्स होती है. तो ये नर्व सेल का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. तो और सबसे बड़ा सेल हमारी बॉडी का नर्व सेल ही है. फोर्थ वन है बोन सेल. बोन सेल भी स्फेरिकल होता है. फिफ्थ वन है ओवम. ये हमारा रिप्रोडक्टिव सेल होता है. ओवम, इसको सेल नहीं सीधा ओवम लिख दें. तो ये हमारा क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है. सिक्स्थ वन है स्पर्म, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल. सेवेंथ वन इज फेट सेल. क्लियर? सो देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सेल. 7 तरीके के सेल हैं. स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, बोन सेल, ओवम, स्पर्म, फैट सेल. क्लियर? तो ये तो हमारे हो गया. इनके अलग सबका जो है जो वर्क है, यानी कि सबका जो लेबर है वो एक डिफाइंड लेबर है. सबका अलग अलग काम है. जैसे हमारी बॉडी में सारे पार्ट्स का काम बटा हुआ है, वैसे ही सेम ब्लड सेल्स यानी सेल्स का भी बटा है. मसल सेल्स का अलग है, ब्लड सेल्स अलग काम करता है, नर्व सेल्स अलग काम करता है. नर्व्स तो सीधी सी बात, आपने देखा नर्व सेल जो पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो ब्रेन को मैसेज देना और ब्रेन से मैसेज लेना, ये सारे नर्व्स का काम होता है. तो ये नर्व सेल का है. ओवम रिप्रोडक्टिव सेल है, स्पर्म भी एक रिप्रोडक्टिव सेल है, एंड द फैट सेल. सो दे आर दीज काइंड्स ऑफ सेल. उसके बाद आता है कि जिस तरह से हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे इंटरनल पार्ट्स है हमारी बॉडी के, क्या क्या है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है. ठीक है? तो इसी तरह से
इसमें जो सेल है, सेल में भी पार्ट्स होते हैं एंड दैट पार्ट्स इज नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर? तो यानी ये क्या है? सेल के पार्ट हैं, सेल के पार्ट हैं। सेल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स यानी कि सबसे जिसमें और सारे जो पार्ट्स हैं इन्वॉल्व होते हैं वो है, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक दूसरा नाम भी है, वो कहते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए या सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? फिर है न्यूक्लियस एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं और इसी में और पार्ट्स जॉइंटेड हैं। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस एंड द थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो ये सारे ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल का, एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है? यानी कि जो सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या सेल मेम्ब्रेन। अगर जैसे इस तरह से अगर सेल है तो सेल की ये जो आउटर कवरिंग है उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करता है? इसके बहुत फंक्शंस होते हैं। जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मतलब अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, हम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी होता है कुछ प्लांट्स में या एनिमल्स में लीजिए, हम ब्रीथिंग करते हैं तो सेल्स क्या ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसफर ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। और हाई टू लो कंसंट्रेशन, और इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ये हमने लास्ट क्लासेस में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन होता है। ठीक है? किसका? गैसेस का। किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और एक और चीज होती है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या? इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इन्वॉल्व। ठीक है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि पानी का ट्रांसफर होना, वाटर का ट्रांसफर होना कहा सेल के अंदर और बाहर। वाटर का कंसंट्रेशन यानी वाटर के कंसंट्रेशन पे ही ऑस्मोसिस का सॉल्यूशन 3 टाइप्स में डिपेंड करता है। तो कैसे है? फर्स्ट वन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है ना, जब वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि अगर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होगा तो वाटर का कंसंट्रेशन अंदर कितना होगा? लो होगा, है ना। इन क्या होगा? लो होगा। तो वाटर अंदर क्या करेगा? क्योंकि जो जाता है यानी कि जो ऑस्मोसिस हो रही है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रही है। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा तो इसमें से सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप कर जाएगा। ठीक है? यानी कि सेल क्या हो जाएगा? पानी अंदर ज्यादा चला जाएगा और वो सेल फूल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, व्हेन द वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज हाई। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का, सेल में भी और उसके आउटसाइड भी सेम होता है, और जब सेम होता है तो वहां पर कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ना सेल सेल अप होगा, ना सेल को कुछ और होगा, वो एज इट इज रहता है, तो सेम रहता है ना। सेम कंसंट्रेशन होने की वजह से सेल चेंज नहीं होता, नो चेंज। क्लियर? कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड वन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में लो होता है, यानी कि जो आउटसाइड है वो जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या है? लो है। तो लो है और सेल में क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन है वाटर का। ठीक है, जब हाई कंसंट्रेशन है वाटर का तो वाटर क्या करेगा? यहां से यहां ट्रांसफर होगा, यानी कि सेल से वहां। तो जो भी सेल में वाटर है वो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस उसका होगा, और यहां पर जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। जितना वाटर वो उस सेल में था वो सारा सारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? हाई टू लो। तो इस तरह से जो सेल हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब वाटर का कंसंट्रेशन आउटसाइड, यानी आउटसाइड सेल के आउट कितना हो? हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन होता है और तो सेल में लो कंसंट्रेशन होगा, तो हाई टू लो जाने से वाटर जो है सेल को स्वेल अप कर देगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम कंसंट्रेशन रहता है, इसलिए सेल का कोई भी साइज चेंज नहीं होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है कंसंट्रेशन आउटसाइड लो रहता है वाटर का, और यहां पर वाटर का सेल में ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि सेल से बाहर आ जाता है और वाटर डिफ्यूज हो जाता है, वाटर ऑस्मोसिस हो जाता है, और इसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये तो ऑस्मोसिस के जो ये सॉल्यूशन थे उसके बारे में। इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्यों होता है? जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो फोटोसिंथेसिस हो सकेगा। न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है ना। तो ये जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो वर्क करते हैं वो फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, और क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर करने के लिए। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? एक और चीज होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? कुछ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जैसे अमीबा। अमीबा कुछ इरेगुलर शेप का होता है, इस तरह का होता है। तो क्या है, इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ज्यादा होती है, और इसकी वजह से जब वो अपना फूड, ये जो अमीबा है अपना फूड एनगल्फ करता है इस तरह से, खाने को इस तरह से, क्योंकि वो अपने को इस तरह से मोड़ लेता है, इस तरह से अपना जो शेप है वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है और खाने को अंदर लेता है। इस प्रोसेस को, इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपना स्ट्रक्चर चेंज करके और फूड को अंदर लेना, इसी प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर? तो एंडोसाइटोसिस कब हो सकता है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगी तो ही ये हो सकता है। तो जितने भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, वो एंडोसाइटोसिस होता है, वो अपना फूड, द एनगल्फिंग ऑफ द फूड, एनगल्फिंग in food is called endocytosis. क्लियर? तो ये, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक। क्लियर?
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें जो कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये आउटर कवरिंग किसकी है? एनिमल की। लेकिन जो एनिमल के अलावा प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, प्लांट सेल, और यही मेन डिफरेंस जो मैं अभी बता रही हूं, यही मेन डिफरेंस प्लांट और एनिमल में होता है। तो प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग, ये आउटर कवरिंग किसकी है? एनिमल सेल की, एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल। यही मेन डिफरेंस है कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में क्यों नहीं होती है या प्लांट सेल में? सेल वॉल की वजह से एनिमल जो होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसीलिए प्लांट रिजिड होते हैं, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है। क्लियर? यही जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? आपने प्रीवियस क्लासेस में ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना? तो न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट भी आता है। तो कार्बोहाइड्रेट उसमें पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के यानी 2 टाइप्स के होते हैं, सेलुलोज एंड स्टार्च, 2 होते हैं। तो हम जो है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में नहीं, ह्यूमन जितने भी हैं ह्यूमंस, तो ह्यूमन बॉडी जो है स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकती है, जबकि एनिमल बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। यानी जितने रूमिनेंट एनिमल्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे फोडर हम देते हैं एनिमल्स को, काओ है, बफेलो है, जब ये फोडर खाती है ना तो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। तो हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज है वो हार्ड होता है और हमारी बॉडी में वो ऑर्गन नहीं है जिससे हम ये, या एंजाइम नहीं है जिससे हम इसको डाइजेस्ट कर सकें। तो क्लियर? तो प्लांट सेल में क्या होता है? सेलुलोज होता है, और ये सेलुलोज है प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये सेलुलोज जो है, सेलुलोज ही जो प्लांट को, यानी सेल वॉल की ही वजह से प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो सेल वॉल की वजह से प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है। एक प्रोसेस होता है कि अगर जो प्लांट सेल है, व्हेन द प्लांट सेल लूजेस वाटर, अगर प्लांट सेल में वाटर लूज हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम उसमें क्या होता है कि जो प्लांट सेल श्रिंक करने लगता है, लिविंग प्लांट सेल, व्हेन द लिविंग प्लांट सेल, when the living plant cell loses water, loses water, जब वाटर लूज करता है तो जो सेल है वो श्रिंक होने लगता है। लेकिन एक चीज होता है, जब वो श्रिंक होता है तो उसकी सेल वॉल श्रिंक नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्रोटोप्लाज्म है वो जो है उसकी श्रिंक करने लग जाती है, अंदर श्रिंक होने लगता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इट इज रहती है। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल श्रिंक होता है, लेकिन सेल श्रिंक होगा लेकिन अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, यानी सेल वॉल से अवे, यानी कि सेल वॉल को कुछ नहीं होगा, लेकिन सेल वॉल के अंदर जितना भी पार्ट है प्रोटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो सारा श्रिंक हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस क्या है? व्हेन द लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर एंड गेट श्रिंक्ड अवे फ्रॉम द cell wall, that process is known as plasmolysis. Clear? अब हम आते हैं, क्योंकि हमारे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है सेल की, और जो सेल वॉल है वो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, और उसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और वो इनका फंक्शन होता है क्या? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस इन सबको ट्रांसफर करना। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस। जिस तरह से बॉडी में ब्रेन सबसे मेन पार्ट है, ब्रेन
सारा काम करता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है, हमारे बारे में बताता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो न्यूक्लियस है, इट इज द सेंटर ऑफ द सेल, सेल का सेंटर है, यानी मेन सेंटर यहीं से है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड आउटर कवरिंग होती है, डबल लेयर्ड। और जो डबल लेयर्ड ये आउटर कवरिंग है, उसमें छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये आउटर कवरिंग है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? जिस तरह से सेल की मेम्ब्रेन होती है वैसी, ठीक है। इसके फिर इसमें ये जो है वो क्या है, न्यूक्लियर पोर्स, ये हमारे पोर्स हैं न्यूक्लियस के। इस पोर्स का फंक्शन क्या होता है, पोर्स की वजह से जो ट्रांसफर है न्यूट्रिएंट्स का, जो न्यूक्लियस है पूरे बाहर साइटोप्लाज्म में देना चाहती है, दूसरे सेल्स में के ऑर्गेनल्स को प्रोवाइड करना चाहती है, वो सब कहां से होता है, इस पोर के थ्रू होता है। क्लियर? इसके बाद आता है मेन पार्ट, इसका है एक न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या है, और ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये तो हमारा न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या है इसके, हाँ एक चीज और रहेगी, इसके अंदर जो फील्ड होता है, फ्लूइड, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्म। अब इनके फंक्शंस देख लो। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सीधी सी बात है, ये आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर क्या है, जो ये पोर्स है, वो पोर्स क्या है, ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। क्लियर? ये जो क्रोमैटिन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इस क्रोमैटिन का है। क्रोमैटिन जो है, ये जो है, इनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, जब डिवाइड होते हैं ये, तो उसमें क्रोमोसोम क्या होता है, रॉड शेप्ड इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो प्रोटीन से बना होता है, किससे बना होता है ये, प्रोटीन से बना होता है। और इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीएनए, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? डीएनए क्या है, डीएनए वो मटेरियल है जो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो बच्चा यंग वन है वो इस पेरेंट का, यानी कि जो पेरेंट्स की जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो डीएनए के थ्रू ही अपने चिल्ड्रंस में जाती है, चिल्ड्रन में, ठीक है। तो डीएनए क्या है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन जाती है। तो डीएनए में भी एक और मटेरियल होता है, या जिसे हम जीन्स बोलते हैं, जीन्स, और यही कैरेक्टर डिसाइड करता है जी, ठीक है। यही जो है जाके हमारे जो यंग वंस होते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे होते हैं, उनमें कैरेक्टर, पेरेंट के कैरेक्टर को लेके आता है, ठीक है। तो जो क्रोमैटिन है, अभी तो ये थ्रेड लाइक लगता है, लेकिन जब वो क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तब ये ये रॉड शेप में हो जाता है, और इस तरह से डिवाइड होके दूसरे सेल को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर है, तो ये जैसे अमीबा है, अमीबा भी डिवाइड होगा, तो अमीबा में फुल यूनिसेलुलर, तो इस तरह से होगा। जब वो डिवाइड होता है तो इस तरह से उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होने लगता है, इस तरह से
न्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है। क्लियर? और डिवाइड होके एक दूसरा सेल फॉर्म या ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। आया समझ में? तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, एक हेरिडिटी करेक्टर लेता है। हेरिडिटी यानी कि एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, और यही जो है जब ये डिवाइड होता है तो यही हेरिडिटी करेक्टर यानी ये क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो डिवाइड होके दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? सो न्यूक्लियस क्या है, मेन हेरिडिटी करेक्टर ही उसमें होता है। हेरिडिटी करेक्टर की वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। क्लियर? तो ये तो, और न्यूक्लियस की वजह से दो तरह के सेल होते हैं, यानी अगर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड दो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनको हम प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं, सेल्स एंड यूकैरियोटिक। जो प्रिमिटिव सेल थे उन प्रिमिटिव सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ आउटर कवरिंग थी जिसे हम बोलते थे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ठीक है, ये प्रेजेंट होती थी किसमें, प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक मेम्ब्रेनस वेसिकल होता है जिसके थ्रू होता है, क्योंकि उसमें कोई भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें प्लास्टिड्स की जगह क्या होता है, मेम्ब्रेनस वेसिकल जो फोटोसिंथेसिस करता है, फॉर फोटोसिंथेसिस। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स में क्या है, क्लोरोफिल, पिगमेंट और फूड स्टोरेज ये सब कैपेसिटी होती है, तो इसमें प्लास्टिड्स होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, वेयर इन यूकैरियोटिक सेल्स ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका एग्जांपल है एल्गी, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ह्यूमन या प्लांट। क्लियर? तो ये यूकैरियोटिक हो गया, ये प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस के बारे में आपका पूरा हो गया, यानी न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, और न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से सेल का कैसे डिवीजन है, वो प्रोकैरियोटिक में नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से उनको प्रोकैरियोटिक बोलता है, यानी कि प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं। और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डिफाइंड होती है, अच्छे से प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से इनका डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस होता है। तो ये तो आपका न्यूक्लियस के बारे में हो गया। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है थर्ड वन, वो कौन सा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म थर्ड वन जो है वो है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है उसमें ही सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, यानी कि जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसमें होता है सेल में, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे अगर ये सेल है, सेल में सारे के सारे यहाँ न्यूक्लियस है और जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस यहाँ पूरे में होता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म बस ये है कि जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको एकदम अपनी अपनी जगह रखता है, यही उसका फंक्शन होता है। क्लियर?
तो यहीं पे ये साइटोप्लाज्म तक ये वाला टॉपिक खत्म होता है, जो मेन जो सेल ऑर्गेनल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय एंड कीप स्टडिंग, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।